हेलो दोस्तों। भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर। ये कहानी नेहा की है, जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और वो अपने कॉलेज ख़त्म होते ही कॉल सेंटर जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई जॉब के लिए बहुत उत्साहित है। नेहा की नौकरी का पहला दिन है और वो तैयार होकर समय से पूर्व ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसे टीम लीडर उसे काम की प्रक्रिया समझाते हैं। नेहा कॉलेज में बहुत ही होनहार छात्रा थी, इसलिए उसे काम को समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती और वो पहले ही दिन से क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगती है। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा रहता है कि वो पहले ही दिन कई ऑर्डर जनरेट कर देती है। ये देखकर नेहा का टीम लीडर बहुत खुश होता है और उसके काम के लिए उसे सबके सामने प्रोत्साहित करता है। नेहा खुश हो जाती है और कई दिन होने के बाद अब नेहा को भी ये काम अच्छा लगने लगता है। नेहा अपने काम से इतना प्यार करने लगती है कि उसे कई बार अपनी टाइमिंग का भी पता नहीं चलता। कई दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन नेहा का टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नेहा रात में काम करने को मना कर देती है। दरअसल कॉल सेंटर की रात को काम करने वाले स्टाफ में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से नेहा को अप्रोच किया जाता है। काम की मजबूरी के चलते नेहा हाँ कर देती है और अगली रात 8 बजे से नेहा कॉल सेंटर पहुंच जाती है। नेहा जैसे ही अपना हेडफोन लगाती है, लेकिन वो इस कॉल को नज़रअंदाज कर देती है। उसे लगता है वो ज़रूर किसी की शरारत होगी और वो रात की शिफ्ट ख़त्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंचती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और ये देखते ही नेहा अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर भागती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन नेहा इसलिए ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात को जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाएगी, और वो कॉल हकीकत में बदल चुका था, जिससे नेहा बहुत परेशान थी। वो सभी को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। नेहा पता करना चाहती है कि वो कॉल किसने किया था, इसलिए वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कॉल डिटेल्स पता करती है। लेकिन जिस समय नेहा को कॉल आया था उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था। नेहा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस कॉल की वजह से ही उसके टीम लीडर की मौत हुई, और वो परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस आ जाती है। सारा दिन परेशानी झेलने के बाद वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। यहाँ उसके सहकर्मी पहले से ही काम कर रहे होते हैं और टीम लीडर के स्थान पर एक नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। नेहा जाते ही नए टीम लीडर से परिचय करती है और उसके बाद क्लाइंट कॉल अटेंड करने में लग जाता है। देखते ही देखते रात 12 बज जाते हैं और फिर उसे उसी तरह का एक और कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डाटा बर्बाद हो जाएगा और इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन नेहा इस बार इस बात को हल्के में नहीं लेती और अपने नए टीम लीडर से जाकर सारी बात बता देती है, और वो भी नेहा की बात पर भरोसा करते हुए सर्वर रूम का परीक्षण करता है। लेकिन वहाँ किसी तरीके की तकनीकी खराबी नहीं होती और वो नेहा से कहता है, यहाँ सब ठीक है, दुर्घटना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ज़रूर तुम्हें फर्जी कॉल आया होगा, तुम अपने काम में लग जाओ, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। कॉल सेंटर में स्पैम
काम आम बात है और नेहा वापस कॉल अटेंड करने में लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही 2 बजते हैं, सर्वर रूम में एक छोटा सा धमाका होता है और काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते ही देखते सारे कमरे में आग लग जाती है। टीम लीडर सभी से आग बुझाने को कहते हैं। तभी वहाँ रखे हुए पानी के कंटेनर से सभी आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सर्वर रूम जलकर राख हो जाता है और अब वहाँ कोई बैकअप नहीं किया जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था वो पूरी तरह सच साबित हो चुका था और ये बात केवल नेहा और उसकी टीम लीडर ही जानते थे। नेहा का टीम लीडर उसे अपने चैम्बर में बुलाता है और नेहा से पूछता है, तुम्हें ऐसे कॉल कब से आ रहे हैं? नेहा कहती है, जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया था और जब उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई और ये घटना भी सच हो गई। टीम लीडर नेहा के साथ मिलकर योजना बनाता है और अगली रात 12 बजे की कॉल के लिए दोनों तैयार होते हैं, जिसमें एक ही कॉल को सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। तभी 12 बजते ही कॉल आता है और नेहा कॉल रिसीव करती है और साथ ही अपने टीम लीडर को भी इशारा करती है ताकि वो भी कॉल में बताई जा रही बातें सुन सकें और दोनों हेडफोन लगा देते हैं। नेहा की हेडफोन में आवाज़ आती है कि आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी और तभी नेहा हर वजह से हेडफोन निकाल देती है और टीम लीडर के चैम्बर में भागते हुए जाती है और कहती है, सर सुना आपने, आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि टीम लीडर को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी और उसके हिसाब से नेहा को भी कोई कॉल नहीं आया था, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस में किसी कॉल की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन टीम लीडर नेहा की बात पर यकीन करने लगा था और इसलिए वो नेहा की बात मान लेता है और तभी वो कॉल सेंटर के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत ही पुराने कर्मचारी हैं जो आज ड्यूटी पर नहीं आए। शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। टीम लीडर आए हुए सुरक्षा कर्मियों को केवल आज की रात इलेक्ट्रॉनिक सेटअप से दूर रहने का ऑर्डर देता है ताकि कोई करंट से ना मारा जाए। सारी रात गुजर जाती है। नेहा की जान में जान आती है और वो टीम लीडर से कहती है, सर हमने अपने सुरक्षा कर्मियों को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के मोबाइल मैसेज जाता है, आज रात को वो सुरक्षा कर्मी करंट लगने से मर गया जिसने छुट्टी ले रखी थी। टीम लीडर परेशान हो जाता है और नेहा से कहता है, हमें इन हत्याओं को कारण जानना होगा क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार ये हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तभी दोनों कॉल सेंटर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से संपर्क बनाते हैं। उन्हें एक पुरानी कर्मचारी महिला मिलती है जो लगभग 12 साल पहले वहां काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ पुरुष कर्मचारियों द्वारा गलत बर्ताव किया जाता था, इसलिए मजबूरी में उसे अपना काम छोड़ना पड़ा और उसकी सहेली जिसका नाम भी नेहा था उसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ था, जिस सदमे से उसने उसी कॉल सेंटर में फांसी लगा ली थी और कुछ समय के लिए वो कॉल सेंटर बंद रखा गया था। नेहा की टीम लीडर को अब सारी बात समझ में आने लगती है और उसे एहसास होने लगता है कि वही लड़की नेहा से संपर्क बना रही है क्योंकि वो नेहा में ही अपने आप को ढूंढ रही थी। नेहा ये बात जानते ही डर जाती है और वो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन टीम लीडर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम ही हो जो उससे संपर्क बना सकती हो और यदि तुम चली गई तो ये हादसे हमेशा होते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। ज़रा सोचो कितने निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। और ये बात सुनते ही नेहा मन बना लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि ये हादसे आखिर कैसे हो रहे हैं और कैसे रोके जा सकते हैं।
और दोनों मिलकर एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे वैज्ञानिक रूप से भूतों से संपर्क साधना आता था। वहाँ जाकर उस व्यक्ति से उन्हें पता चलता है कि जब तक उसका बदला शांत नहीं होगा वो ऐसे ही हत्या करती रहेगी। लेकिन यदि हम उसकी आत्मा का संपर्क कॉल सेंटर से अलग करने में कामयाब हो जाएं तो हादसे रोके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए नेहा की जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि उस वक्त नेहा को अकेले ही कॉल सेंटर में रहना होगा और जैसे ही वो नेहा से संपर्क करेगी तो उसे नेहा के शरीर के अंदर आने के लिए एक व्यक्ति विवश कर देगा और उसे नेहा के शरीर के अंदर रखते हुए कॉल सेंटर से बाहर निकालकर किसी दूसरे स्थान में उसे आज़ाद कर देगा, जिसके लिए उससे जुड़ी पहले की कोई पुरानी वस्तु ही ज़रिया बन सकती है। और अधिक जानकारी जुटाने से उन्हें पता चलता है कि वो हेडफोन जो नेहा इस्तेमाल करती थी उसे वही लड़की इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन ये कार्य गुप्त तरीके से किया जाना था, क्योंकि वहाँ के लोगों से असफल होने का खतरा था। टीम लीडर सभी स्टाफ को छुट्टी दे देते हैं और तीनों मिलकर योजना को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। रात 12 बजते ही हमेशा की तरह कॉल आता है और योजना के अनुसार वैज्ञानिक उस आत्मा को तकनीकी प्रक्रिया के तहत नेहा के शरीर में उसे प्रवेश करवा देते हैं और नेहा बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी दोनों नेहा को रस्सी के सहारे बांधकर कार तक ले जाते हैं और एक सुनसान जगह धार्मिक स्थल पर उसे आज़ाद करने की तकनीकी प्रक्रिया करते हैं। कुछ ही घंटों के बाद नेहा को होश आ जाता है। टीम लीडर ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उन्होंने खतरा उठाते हुए इतना बड़ा काम कर लिया था और बहुत से बेकसूर लोगों को मरने से बचा लिया था। इस हादसे ने नेहा को झकझोर के रख दिया, इसलिए वो अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव वापस चली जाती है। इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट बंद कर दी जाती है। इस घटना के कुछ दिन बीतते ही अचानक 12 बजे फिर कॉल सेंटर में कॉल आता है, जबकि सारा सिस्टम बंद किया जा चुका था। लेकिन फ़ोन की घंटी बजती रहती है और कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। एक बहुत ही बड़ा जंगल था और वहीं पड़ोस में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां रहने वालों की आबादी बहुत कम थी और वहां के लोगों का जीवन भी बहुत सामान्य था। गांव के लोग जंगल की वनस्पति और जानवरों पर आधारित थे और इसी के चलते वो रोज़ाना जंगल के अंदर जाया करते थे। दरअसल जंगल जाना तो इन लोगों के लिए आम बात थी। एक बार एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ जंगल चली जाती है। वहीं जंगल के अंदर एक नदी से मछलियां पकड़ने के लिए वो छोटा सा जाल लगाती है और अपने बच्चे को नदी से थोड़ा दूर एक पत्थर पर बैठा देती है। बच्चे की उम्र सिर्फ 5 वर्ष होती है, इसलिए वो औरत अपने बच्चे को नदी से दूर रखती है। बच्चा माँ को मछलियाँ पकड़ते देख बहुत खुश होता है। तभी बच्चे के पीछे एक अजीब आकृति या जीव आकर खड़ा हो जाता है और उसकी आहट पाकर बच्चा धीरे से पीछे पलटकर देखता है और अचानक वो दहशत में आ जाता है और इसके चलते वो पत्थर से नीचे गिर जाता है। पत्थर की ऊंचाई कम थी, इसलिए उसे चोट तो नहीं लगती, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसी हालत में देख चिल्लाकर दौड़ पड़ती है और माँ के तेज स्वर से बिना उस औरत की नज़र में आए वो आकृति वहाँ से ओझल हो जाती है। बच्चा अपनी माँ को अपने डर की वजह बताने का प्रयास करता है, लेकिन वो छोटा है, इसलिए माँ को ढंग से समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा। माँ को लगता है कि ये किसी छोटे मोटे जानवर को देखकर घबरा गया होगा, इसलिए वो पानी से अपना जाल समेटकर बच्चे को लेकर वापस गांव के लिए निकल जाती है और जैसे ही बच्चे के साथ गांव की सीमा में प्रवेश करती है, उसकी नज़र सरकारी छावनी पर पड़ती है और वह उसके पास जाकर वन विभाग के अधिकारी से पूछती है, यहाँ ये डरावनी छाया क्यों बनी गई है।
तभी अधिकारी जवाब देते हुए कहते हैं, हमें कुछ जीव वैज्ञानिकों से सूचना मिली है कि इस जंगल में वन मानुस होने के सबूत मिले हैं और उसी को पकड़ने के लिए ये छावनी बनाई गई है। अधिकारी उस औरत को दोबारा उस जंगल के अंदर अकेले ना जाने की हिदायत भी देता है। इन दोनों की बातें हो ही रही होती है कि अचानक दो व्यक्ति जंगल से लहूलुहान होकर भागते हुए आते दिखाई देते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि उन दोनों में से एक व्यक्ति का एक हाथ कटा हुआ दिखाई देता है। ये मंजर देखने में खौफनाक दिखाई दे रहा था। तभी अधिकारी उन्हें देखते ही अपनी बंदूक निकाल लेता है और उन्हें वहीं रुकने को कहता है और वो पूछता है, बताओ क्या हुआ। लेकिन उसमें एक आदमी बेहोश हो जाता है और दूसरा इस हालत में नहीं होता कि वो कुछ बता सके। वन विभाग के अधिकारी उन दोनों को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाते हैं और इस घटना का पता चलते ही सारे गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग इतनी दहशत में आ जाते हैं कि वो अपने घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। उन्हें एक अनदेखे खतरे ने घरों में रहने पर मजबूर कर दिया था और वहाँ दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं और वो कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ जंगल की जांच करने का आदेश दे देते हैं। और आदेश मिलते ही 10 लोगों की एक टुकड़ी तैयार की जाती है जिसे बेहतर हथियारों के साथ जंगल भेजा जाता है और उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए उनके जूतों में GPS ट्रैकर भी लगाया जाता है और सभी कमांडो को हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल के बीचों बीच उतारा जाता है। सुरक्षाकर्मी जंगल में उतरते ही चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और जंगल का चप्पा चप्पा छानने लगते हैं। तभी कुछ घंटे गुजरते ही जंगल से गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यहाँ सभी गांव वाले सोचने लगते हैं कि आज यो मनवांस नहीं बचेगा जिसने इतने लोगों की हत्या की है। और कुछ देर में जंगल से गोलियों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। सभी को लगता है कि सुरक्षा कर्मियों ने अपने काम को अंजाम दे दिया। लेकिन वन विभाग के अधिकारी जंगल में गए सुरक्षा कर्मियों से संपर्क नहीं बना पा रहे थे। उन्हें उनकी GPS लोकेशन तो मिल रही थी लेकिन वायरलेस में उनकी कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अधिकारी ने ड्रोन कैमरा की मदद से जंगल का जायजा लेते हैं और उन्हें कुछ सुरक्षा कर्मियों की लाशें दिखाई दी और जैसे ही ड्रोन को उनके पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उन सभी के शरीर से कई अंग गायब हैं। वन विभाग के अधिकारियों का सुरक्षा कर्मियों की ऐसी हालत देख मनोबल टूट जाता है और वो अपनी हार मान लेते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस संकट को रोकना उनके लिए संभव नहीं है और ये बात वो अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों तक पहुंचा देते हैं। अनुसंधान केंद्र में एक वैज्ञानिक कई वर्षों से ऐसे जीवों पर शोध कर रहा होता है और वह उन्हें काबू में करने के लिए एक केमिकल बनाने में कामयाब हो जाता है और अपनी टीम के साथ उस जंगल में पहुंच जाता है। वैज्ञानिक जंगल में एक जाल बिछाते हैं और केमिकल से बनी गोलियों से तैयार सिपाही चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और कुछ समय बाद जंगल का माहौल बदलने लगता है। वन मानुस की जोरदार आवाज़ से सभी घबरा जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उनकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और अगले ही पल वो वन मानुस इन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मौत का तांडव मचा देता है। लेकिन वैज्ञानिक अपने साथ एक पिस्टल लाया होता है जिसमें उसने केमिकल से बनी बुलेट लोड की थी और जब वन मानुस एक एक करके सभी सिपाहियों को मार रहा होता है तो वैज्ञानिक धीरे से निशाना लगाते हुए वन मानुस के सर में गोली मारता है और कुछ ही सेकंड में वन मानुस ज़मीन में गिर जाता है। उसका आकार बहुत विशाल होता है। इस वैज्ञानिक ने अपनी सूझबूझ से जंगल को जहन्नुम बनने से बचा लिया था और इसी के साथ दहशत की ये दास्तान ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। तो इसी तरह कहानियाँ सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।